अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बावजूद तमाम तर कोशिशों के कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तालिबान हुकूमत इस हवाले से किसी भी किस्म के तहरीरी मुआहदे से गुरेज़ा है। और न सिर्फ वो तहरीरी मुआहदा कोई नहीं कर रही, बल्कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रही। इसके साथ हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान में दरअंदाजी जारी है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी कह लें कि बहुत इफेक्टिवली उनकी सरकोबी कर रही हैं। DGISPR की जो हालिया दिनों की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके मुताबिक 4 नवंबर से अब तक 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और इन कार्रवाइयों में 206 अर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। रवां साल अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात की जाए तो उनकी तादाद 67,023 है, 67,023, जिसमें 1873 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया। इन दहशतगर्दों में 136 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करूं तो 12,857 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहां पर किए गए और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, उसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात को अगर हम क्लब करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब एक बहुत हार्ड स्टांस लेने वाला है। क्या इस वक्त मंजरनामा बनता नज़र आ रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं सलमान जावेद साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि इस वक्त तो ये इंटरनेशनली तस्लीम किया जा रहा है कि अफ़गान रिजीम जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे रीजन और दुनिया के लिए एक लायबिलिटी बनता जा रहा है, एक ख़तरा बनता जा रहा है। तो क्या मुस्तक़बिल आप इस वक्त देख रहे हैं? क्या दोहा मुज़ाकरात जो हैं जिसमें एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की बात हुई थी उस पर अमल दरामद करने का वक्त आने लगा है मुस्तक़बिल करीब में? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अगर आपको याद हो तो 2019 के अंदर जब ये दोहा मुआहदा हुआ था और उसके अंदर जो दो शिकें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली शिक जो थी वो ये थी कि जो अफगान तालिबान है, वो उस वक़्त यानी जिस वक़्त मुआहदा हो रहा था और उस वक्त उनके पास हुकूमत नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आप जैसे कहते हैं कि एक सटल पॉइंट है जो कि लोगों को शायद समझना चाहिए अब। हम्म। उस वक्त मुआहदे में ये लिखा गया था कि जो इलाके उनके अंडर कंट्रोल हैं, यानी कि उस वक्त उनके पास हुकूमत थी लेकिन कुछ इलाकों पे उनका कंट्रोल बहरहाल मौजूद था, वहाँ से और जिन जिन इलाकों पे उनका कंट्रोल होता जाएगा वहाँ से वो किसी भी ग्रुप को इस्तेमाल नहीं करने देंगे वो ज़मीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़, स्पेशली उनके ख़िलाफ़ जो कि अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादी हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अफ़गान तालिबान की जो पहली शिक है इसको भी उन्होंने तोड़ा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ना सिर्फ तोड़ा बल्कि अगर आपको याद हो तो जब 2021 में इन्होंने टेक ओवर किया तालिबान ने, तो उस वक़्त इन्होंने जेलों पे जेलें तोड़ी हर जगह के ऊपर जाकर, वहाँ से हर किस्म का जो टेररिस्ट था उसको इन्होंने आज़ादी दी। इसमें TTP के लोग भी थे, अलकायदा के लोग भी थे, ISKP के लोग भी थे। हम्म। दूसरी जो शिक थी वो इम्पॉर्टेंट थी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की। हम्म। उस वक़्त एक इंट्रा अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस चल रहा था जिसको अब्दुल्ला जो है वो लीड कर रहे थे। और उसमें भी यही था कि जी कि ये लोग बैठेंगे, इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद फिर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। उन्होंने वो दूसरी शिक भी तोड़ी। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने बदौर ताकत काबुल पे कब्जा तो ज़रूर किया, लेकिन वो अवाम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अफगान हम्म। अवाम के एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। इसकी वजह से वो जो पॉलिसीज इस वक्त फॉर्म अप कर रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। और दुनिया जो है इस वक्त रीजनल ममालिक भी, यानी जो सिफारती हलकों में भी जो बात होती है, जो सिक्योरिटी हलकों में बात होती है, तो सिक्योरिटी हलकों से मुराद ये है कि जो इंट्रा सिक्योरिटी सर्कल्स हैं जिसमें दूसरे ममालिक के सिक्योरिटी सर्कल्स हमारे हम्म। इलाके हमारे मुल्क के सिक्योरिटी सर्कल से बात करते हैं, उसमें ये बार बार बात हो रही है कि ये अब एक खतरा बनता जा रहा है जिसके अंदर, बल्कि बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, हम्म। जिसके अंदर इस वक्त सिर्फ TTP के 58 के करीब जो है वो कैंप्स जो हैं वो चल रहे हैं वहाँ पे। अलकायदा के उसके अलावा हैं, ETM के अलावा हैं, IMU के उसके अलावा हैं, ISKP वहाँ पे अपनी की है। तो ये एक ऐसा
खतरा बन चुका है, जिसका ऑलरेडी बहुत से लोगों ने 2021 से पहले भी इजहार किया था कि अगर ऐसा हुआ, इनकी हुकूमत कुल्ली तौर पर इन्हीं के पास आ गई, तो मसला ये वाला आ जाएगा। लेकिन उस वक्त बहुत से मुबस्सिरीन का, बशमूल हमें ये एडमिट करना चाहिए, हम जैसे लोगों का भी ये था कि शायद ये पिछले अदवार से सबक सीख चुके हैं और ये अपने मुल्क को और अपने लोगों को दोबारा किसी जंग में धकेलने से गुरेज करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से उन्होंने ये काम नहीं किया और दोबारा वही सर्कल दोहराया जा रहा है जो कि 2001 के अंदर हमें अलकायदा की सूरत में देखने को मिला तो था। अब गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कतर की इंटरवेंशन पे जो है वो पाकिस्तान ने एक्शन रोका था, वरना कार्रवाई बड़ी सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना था। कितने इस तरह के आप मामला समझते हैं कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से या फिर जो है खुद उठा सकता है, या फिर जो ये जो रिजीम चेंज होगा वो तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान अकेला नहीं करेगा, फिर तो वो एक इंटरनेशनल एजेंडा होगा और सारे ममालिक उसमें शामिल होंगे, बिलखुसूस अमरीका। देखें, रजीम चेंज, एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिस्टर्ब करना, इंटरवेंशन करना, ये पाकिस्तान का कोई स्ट्रेटेजिक मकसद कभी भी ना रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ना होगा ना है। पाकिस्तान जो चाहता है वो ये चाहता है कि काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत मौजूद हो जो ना सिर्फ ये कि हमारे लिए ख़तरा ना हो, बल्कि रीजन के और दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं उसके लिए भी ख़तरा ना बने। क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़तरा बनती है तो उसके ऊपर जब भी कोई आके हमला करेगा तो उसका लामहला खुमियाजा हमें साथ साथ भुगतना पड़ेगा। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि एक तो सबसे तवील तरीन बॉर्डर हमारी उनके साथ है, दूसरा कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस लिंकेजेस हैं लोगों के साथ, ट्राइबल लिंकेजेस हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो हमें उठाना पड़ता है। तो इसलिए पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई ऐसी रजीम वहाँ पर जो है वो पनपे जो कि कल को हमारे गले दोबारा कोई ऐसी जंग डाल दे जिसके अंदर से हम बड़ी मुश्किल से निकलने की कोशिश करें। जैसे कि आपने अभी फिगर्स भी दिए हैं, आप इससे अंदाज़ा करें कि ये सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और पाकिस्तान को उस जंग का खमियाजा भुगतना पड़ा है जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हुई और उसके अब स्पिल ओवर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ में हक बजानिब है कि अब वो या तो अफगान तालिबान जो हैं वो हमारी बात को सुने, और ये जितने भी, और ये बड़ी ज़बरदस्त रेवोल्यूशन है कि पाकिस्तान एक्चुअली काइनेटिक पूरी ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ जा रहा था और उसको फिर दोहा ने यानी कतर ने उसको रोका। ये इस पे जो कतर है, बसद एहतराम हमारे दोस्त ममालिक में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने बीच में आके अगर ये जंग रुकवाई थी और उन्होंने ये गारंटी दी थी कि अफगान तालिबान जो हैं वो बात सुनेंगे, उनकी भी और हमारी भी, तो अब उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो एक जॉइंट मैकेनिज्म जिसकी बात इस्तांबुल में भी हुई और दोहा में भी हुई, उस पे अमल दरामद कराया जाए। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि सालिसी से बढ़कर उनका जो है वो यहाँ पर गारंटियर का जो किरदार है उसको वाज़ेह होना चाहिए। जी बिल्कुल, और अगर वो नहीं करते तो उसका खमियाजा, उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो आएगा ही आएगा, लेकिन अफगान अवाम जो है वो उसका खमियाजा बहुत एग्जैक्टली एज यू सेड कि वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट जो है वो अफगान अवाम की। तो कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी इस वक्त अफगान अवाम को, और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान से एक ट्रेड रूट जो है वो भी बंद हो चुका है, वहाँ पर मसाइल ज़रूर हैं और इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद के ऊपर ग़िज़ाई क़िल्लत और अद्वियात के हवाले से जो है वो शायद थोड़ा सा रिलीफ देने के ऊपर भी बात की जा रही है। लेकिन अल्टीमेट ये फैसला तो अफगान अवाम ने ही करना है ना कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। देखें, अगर तिजारत की बात की जाए तो इस वक्त सिर्फ अगर पता किया जाए कि वहाँ पे जो फल है, क्योंकि फलों के एतबार से अफगानिस्तान एक अच्छा मुल्क है जिसमें अनार है, अंगूर है, सेब है, उसकी कीमत इस वक्त अफगान मार्केट के अंदर कितनी गिर चुकी है उसका अंदाज़ा लगाइए। लोगों ने यहाँ से बाग के बाग ख़रीदे होते हैं पाकिस्तान से, वो फिर वहाँ से ख़रीद के लेकर आते हैं, वो सारे वहाँ पे स्टक हैं। यहाँ पर उनका कोई तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर का सामान स्टक है। आप लोग फाल्स ब्रावाडो के अंदर कीजिए कि हमें पाकिस्तान, हम दूसरे ममालिक से तिजारत का रास्ते खोल लेंगे, राहदारियाँ खोल लेंगे, क्योंकि इस वक्त एक चूरन और एक मंजन आपको इंडिया ने फैला दिया है कि आप कहीं से भी हमारे साथ तिजारत कर सकते हैं। उसके अंदर आपके ताजरों का कितना बड़ा नुकसान होगा और अल्टीमेटली उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे, जो कि ऑलरेडी 90% लोग इस ट्रेड रूट के बंद होने से पहले भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे, अब उनका क्या हाल होगा। तो नहीं, तो ये इंडियन जो चूरन था वो एक्सपोज हो गया ना फिर इस एपिसोड के अंदर। बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कि एक्सपोज होगा, वो इनको तिजारत कहाँ दे रहे हैं, वो तो इनको दे रहे हैं एड
कि जी हम आपको हॉस्पिटल बना देंगे, वो जो होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चरल हम्म। एलिमेंट्स होते हैं जो कि 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में मुकम्मल होंगे, उस वक्त तक अफगान हुकूमत होती है नहीं होती है ये वाली तालिबान रजीम की। उन्होंने एक मंजन उनको भेज दिया है जिसके ऊपर वो खेल रहे हैं, और बेवकूफ़ी बिल्स के अंदर पिछली हुकूमतों की तरह इसमें भी तालिबान रजीम की है कि बजाय इसके कि वो अपने एक दरीना दोस्त और एक ऐसे मुल्क के साथ रवाबित बढ़ाएं और उससे दोस्ती ज़्यादा करें जो कि उनके काम भी आ सकते हैं और जिसके लोग दिलो जान से उसके हाँ। साथ खड़े होने को तैयार हैं, उनको ठीक। छोड़ के अब भारत के जुल्म में जा बैठे हैं। अच्छा, लास्ट वर्ड ऑन जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, उसमें भी पाकिस्तान तो अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन जो लूप होल्स हैं वो अफगान साइड पे, और रादर के लूप होल्स वहां से मुसलसल उनकी सहूलतकारी की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो ये लूप होल्स की आपने बात की है और ये जो इन्फिल्ट्रेशन की बात की है, ये जैसे DJSPR ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, इससे ये जाहिर होता है 136 अगर सिर्फ आप तालिबान के लोग, सॉरी अफगान सिटीजन जो है वो शामिल होते हैं और मुसलसल उनको वहाँ पे कैंप्स के अंदर कैंप्स उनके बढ़ाने दी जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक एक इलाका है खोस्त का, जो इलाका है खोस्त में एक जगह है तनाई के नाम से। तनाई का बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे साथ जुड़ता है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। सो खोस्त में अगर 13 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट तनाई है, उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 TTP के कैंप्स चल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा करें। और कितने ही और कैंप्स जो हैं वो ओवर्टली, और ये वो हैं जो कि कोवर्ट चल रहे हैं, ओवर्टली जो हैं वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने जिनको रिपोर्ट भी किया जाता है। तो अगर आप इतने कैंप्स चलने देंगे, छोटे बड़े उनके घर हैं, सारी चीज़ें हैं, सेफ हाउसेज हैं, उनको आप हम्म। वظाइफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप पूरे तरीके से इस चीज़ के ऊपर आमादा हो चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने इस प्रॉक्सी को एज अ जियोपॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना है। तो फिर हम्म। पाकिस्तान पूरे तरीके से हक बजानिब है अपने लिए, अपनी सॉवरेनिटी को, अपने लोगों को महफूज करने के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए, चाहे वो कनेटिक हो चाहे वो कोई नॉन कनेटिक हो। और आप समझते हैं कि आइंदा चंद रोज में हालात अगर इसी तरह के रहे तो भरपूर कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है, जिस काइनेटिक ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल डिपेंड करता है। अब ज़ाहिर है मीडिएटर्स जो हैं उनकी भी तो एक स्टेमिना होगा ना, उनका भी तो हम्म। एक थ्रेश होल्ड होगा। तो वो एक हद तक ही इस जंग को रोक सकते हैं, एक हद तक इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। अभी अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर आप अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी का इस वक्त जाके हम्म। ट्विटर अकाउंट देखें, तो उसके ऊपर भी उन्होंने पूरी एक थ्रेड की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब से ये अफगान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या क्या क्राइम्स वहाँ पे किए हैं। अभी वाइट हाउस के बाहर जो उन्होंने एक अफगान ने दो नेशनल गार्ड्स को जो मार दिया, उनमें से एक को मार दिया और एक को जख्मी कर दिया, वो बहुत बड़ा केस बना हुआ है इस वक्त। इसी तरीके से और जो ताजिकिस्तान में जो चीनियों को मारा गया है उसके ऊपर भी है ना, ताने ताजिकिस्तान में बाने तो तीन वहां पे तीन भी हैं। को जो मारा गया, बिल्कुल। तो ये एक के बाद एक जो है वो रीजन के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पे भी ये बात आ रही है कि चूंकि देखें आपका अपना मुल्क अगर सिक्योर नहीं है और आपके जी। पास उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है और फिर आप कहीं पे और जा रहे हैं रेफ्यूजी बनकर, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। आप एक पोटेंशियल रिक्रूट बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपको कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये अफगान तालिबान की रजीम है जिसने ठीक। अफगान लोगों को इस नहज के ऊपर पहुंचा ठीक है, दिया। इस रेंट वॉर का जो सरासर नुकसान हुआ है वो सिर्फ अफगान अवाम को हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब, आपके वक्त का। थैंक यू। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाक अफगान कशीदा ताल्लुकात, तिजारती सरगर्मियाँ बंद, चमन और तोरखन बॉर्डर पर इस वक्त तमाम ट्रेड जो है वो मुअत्तल हो गई है। ऐसे में जो पाकिस्तान से अद्वियात जाती हैं वो भी वहाँ पर स्टक हुई हुई हैं, और कहा यह जाता है कि अफगानिस्तान को सालाना $30 करोड़ मालियत की फार्मा एक्सपोर्ट होती है, अद्वियात एक्सपोर्ट की जाती हैं। इस सिलसिले में PPMA यानी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने SIFC को यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को एक लेटर भी लिखा। क्या उसमें कहा गया, इस पे मैं बात करूंगा। तौकीरुल हक जो चेयरमैन है PPMA के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना है PPMA का, SIFC को जो लेटर लिखा और उसमें जो आपके फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं उनको खोलने की इजाज़त क्यों मांगी गई है? क्या इसका पस मंज़र है, ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, जी फर्स्ट क्लास। अच्छा, देखिए इसमें हमने ये लेटर SIFC को भी लिखा है, इसके साथ साथ कॉमन मिनिस्टर जाम कमाल साहब को और हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब को और हमने फाइनेंस मिनिस्टर, हम समझते हैं कि चारों मिनिस्ट्रीज़ और स्पेशली SIFC का रोल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने लेटर ये लिखा है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की
जो टोटल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की एक्सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 475 मिलियन यूएस डॉलर, उसका 35% तकरीबन अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट होता है। यानी अफ़गानिस्तान हमारी फार्मा एक्सपोर्ट की नंबर 1 कंट्री है, फॉलोड बाय अदर कंट्रीज़। तो ये जो हालात ख़राब हुए हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान, तो ये एक्सपोर्ट एकदम से स्टैंड स्टिल हो गई है। और उसमें 3 इश्यूज़ हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि बहुत सारी हमारी कंपनीज़ के लाइफ सेविंग या इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो कि कंटेनर्स रास्ते में फंसे हुए हैं, वो हैं जो कि करोड़ों की मालियत का माल है और जो कि ख़राब हो जाएगा क्योंकि अब टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन। इसके अलावा जिन कंपनीज़ ने माल तैयार किया हुआ था वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। और तीसरा इशू ये है कि आपको आईपी के प्रोग्राम में और हर दफ़ा हम ये बताते रहे कि माशाल्लाह 34% एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज़ हुई है वर्सेस लास्ट ईयर आफ्टर द फैसिलिटेशन ऑफ एसआईएफसी एंड गवर्नमेंट जो डीरेगुलेशन पॉलिसी आई थी। लेकिन इस हॉल्ट के बाद हमारी जो एक्सपोर्ट है जो कि मेजर अफगानिस्तान में होती है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है, विच इज़ अ ग्रेट लॉस टू नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि इंडस्ट्री एक्सपेंशन पे मौजूद एक्सपेंशन करना चाह रही थी एक्सपोर्ट की, बल्कि इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी हिट करेगा ये कि हमारी जो 200 मिलियन यूएस डॉलर के करीब एक्सपोर्ट अफगानिस्तान हो। मुझे ये तासर क्यों ये मिल रहा है कि जनाब आप एक्सपोर्ट जो खुलवाना अगर चाह रहे हैं, यकीनी तौर से आप स्टेक होल्डर हैं, लेकिन आप प्योरली अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को देखकर ये एक्सपोर्ट्स खुलवाना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, इस चीज़ से तो हम नहीं कह सकते कि इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक चीज तो ये कही जा रही है कि जाहिर है कि अफगानिस्तान की आवाम के लिए उनके कंजम्पशन नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए कमर्शियल इंटरेस्ट तो अपनी जगह है, जाहिर है हम इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर है और ये कमर्शियल इंटरेस्ट यकीनन है। लेकिन हमारी प्री ये है कि इस तरह के हालात जब होते हैं, जो यूएनओ का चार्टर भी यही है कि अगर जंगें होती हैं या हालात किसी कंट्रीज़ में आपस में ख़राब होते हैं तो जो अद्वियात हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनकी सप्लाई चेन को इफ़ेक्ट नहीं किया जाता इंसानी जानों की खातिर। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इंडिया के साथ हमारे जो 2019 में जो हालात ख़राब हुए, जो भी रिसेंट जंग हुई, इसके बावजूद इंडिया से हमारी जो रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि पहले 60% था, अब भी 30% के करीब है, वो आता रहा। और इसी तरह आप ये देखें कि जो रशिया से जो बहुत सारी एक्सपोर्ट पे जो सैंक्शन है, लेकिन मेडिसिन उनकी जो है उन पे सैंक्शन नहीं है। सर, दो चीजें एक तो जो मुसलसल दरअंदाजी है पाकिस्तान के अंदर अफगान गवर्नमेंट, और अफगान गवर्नमेंट तो अपने लोगों को कह रही है ना, अपने ताजरों को कह रही है कि आप दूसरी मंडियां तलाश करें, पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार नहीं करें। इंडिया उनको बहुत ऑफर कर रहा है सारी चीजें, तो वो मेडिसिन ऑफर नहीं कर रहा है इंडिया उनको? देखिए, वो तो जब हालात ख़राब है, देखिए पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं और हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू वो अपनी जगह बिल्कुल है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन आई थिंक जिस तरह दुनिया में होता रहा है कि जब इस तरह जंगें होती हैं तो अद्वियात की तरसील रहती है। वो जो कह रहे हैं उनका कहना है, वो भी मैं समझता हूँ कहने की हद तक है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की अद्वियात जो हैं वो क्वालिटी सही नहीं और हमारे लोग उनसे मर रहे हैं, जबकि 70 to 80% उनकी अद्वियात को हम पूरा कर रहे हैं। यानी हमारे 25 करोड़ अवाम वो दवा खा के ज़िंदा हैं, लेकिन वहाँ जो जा रही हैं तो वो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और इसी तरह आप देखें कि एक्सपोर्ट माशाल्लाह हम खाली अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम फार ईस्ट में हम नहीं, व्हाट एल्स यू हैव? अगर ये एक्सपोर्ट बंद रहती है तो आपके पास क्या दीगर ज़राए? आपने भी तो नई मंडियां तलाश करनी है ना, टोटल अफगानिस्तान के ऊपर ही तो रिलाई नहीं करना हमेशा। देखें, ये कोई जीन्स या कोई शैम्पू हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नई मंडियां तलाश करने का मतलब ये होता है कि अगर आज वो तो हम वैसे भी कर रहे हैं जब से गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन दिया, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होता, वो 3 से 4 साल का अरसा लगता है जब आप किसी नई मंडी में जाते हैं। आज आपकी 200 मिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाती है तो ये नहीं हो सकता कि अगले 2 महीनों में हम ये कहीं और से कवर कर लें। अगर हम कहीं नई मंडियों में या इवन जहां हम जा भी रहे हैं वहां भी हम नए मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं, तो एक प्रोसेस है, रेगुलेटरी प्रोसेस है, उसमें आपकी प्लांट इंस्पेक्शन होती है, डोजियर्स आपके जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, वो 2 से 3 साल का अरसा है। तो ये तो एकदम से उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी एक्सपोर्ट नहीं है कि आपने यहाँ से ऑर्डर उठाया और वहाँ चला गया। ये अद्वियात हैं,
इसकी अच्छा, रेगुलेटरी कुछ प्रोसेस इत्तलात है। हैं, कुछ गौर हो रहा है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आपकी अद्वियात और ग़िज़ाई जो अजनास हैं उनकी एक्सपोर्ट की लिमिटेड शायद इजाज़त मिल जाए, उसके ऊपर गौर खौस हो रहा आज हमने देखा है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं गुलाम इसहाक खान, उनका हम बयान पढ़ रहे थे कि उन्होंने शायद प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ले रहे हैं कि जी खुराक की इजाज़त दी जाए वहाँ जाने की। हो सकता है अद्वियात पे भी हो। मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज़ को इंसानी जानों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे गौर करना चाहिए। है। हालात आज ज़रूर ख़राब हैं और उम्मीद है कि आई थिंक दोनों गवर्नमेंट आगे चल के हालात ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अद्वियात की तरसील जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। अब आप ये देखें ना कि अफ़गानिस्तान के लिए भी आसान नहीं है कि वो हमने तो ये सुना कि वो इंडिया कह रहा है कि जब हम फैक्ट्री लगा लेंगे, फैक्ट्री लगाना आसान है वहाँ, अगर तो आज असल वो चीज करेंगे यही है कि तो वो अकल के नाखून लें, असल चीज तो वही है ना वो कि भी वो लें। अकल के हाँ, नाखून लें। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि सपोज वो अगर इंडिया से लेते भी हैं, आज पाकिस्तान से अद्वियात या खुराकें 3 से 4 दिन में पहुंच जाती हैं और एक कंटेनर जो है वो $1500 का है। अगर वो इंडिया से या किसी और कंट्री से मंगाएंगे तो 4 5 से 7 दिन है, तो वो तकरीबन $5000 के, और अगर वो यूरोप या कहीं और सर से मंगाते हैं वो तो जो चूरन बेच दस रहे हजार थे, डॉलर वो जो चूरन हाँ बेच रहे थे वो एक्सपोज तो लेने दें, लोगों को पता चलेगा कि हाँ। वहां पे हुआ क्या है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है जो आप कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, हमारी जो इतलात है ना वो ये है कि चूंकि 2 से 3 महीने का स्टॉक वहाँ मौजूद होता है हमारी अद्वियात का, तो अभी तो इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन आ रही है, शॉर्टेज शुरू हो गई है। ठीक। इट्स नॉट दैट इजी कि कल के आज आप जहाँ से जिस मुल्क से आप 70% अपनी अद्वियात की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, किसी और कंट्री से ओवरनाइट आ जाएगा। हमारी तो ठीक वहाँ है। रजिस्ट्रेशन जो होती है, इवन जो माल जाता है ना यहाँ से, उसकी क्लियरेंस में भी वो 2 2 महीने ले रहे हैं। तो नई फैक्ट्री लगाना या नया सोर्सेस तलाश करना उनके लिए भी आसान नहीं है। आई थिंक ठीक। इस पे कोई ना कोई दोनों गवर्नमेंट को बहुत देखना बहुत चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तौक़ीरुल हक साबिक़ PPM हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू पे अपना जो है वो रोशनी डाल रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें आपके सामने लाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ते दिनों कई एक इस तरह के वाक़यात हुए, बिलखुसूस कराची एयरपोर्ट से पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, बिलखुसूस पंजाब के कई एक शहरों से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को, जिनमें उम्रे के लिए भी जो है वो लोग जा रहे थे, फैमिलीज़ जा रही थी, उनको ऑफलोड किया गया। मुसाफिर ये क्लेम करते हैं कि उनके तमाम तर दस्तावेज़ात जो है वो मुकम्मल थे, लेकिन हुकूमती सतह पर यह कहा गया, जो FIA के हवाले से वो यही कहा गया कि इनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, या फिर इम्कान था कि ये बाहर जाकर ह्यूमन स्मगलर्स के हत्थे चढ़ जाते, या फिर शायद इस नीयत से जा रहे थे। ये बड़ा इबाम हुआ इसमें। शुरू में जो है वो बहुत जो है वो सूबाइयत का भी इसमें तासुर दिया गया, कौमियत का इसमें तासुर दिया गया, लेकिन असल मसला क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट नबील जावेद, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ साथ सरफराज ज़हूर चीमा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं। और ज़ाहिर है कि जब कहा जाता है, लोग ये क्लेम करते हैं कि मुलाजमत के लिए जा रहे थे, कंपनी की तरफ से सारे मामला तय थे, उसके बावजूद भी उनको रोका गया, तो फिर यहाँ पे ज़रा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का रोल भी अहम होता है। एडवोकेट नबील जावेद साहब, ये बताइए कि क्या मामला क्या है, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं इस हवाले से? जी थैंक यू सो मच जी। पहले तो मैं थैंक यू अदा आपका करूँगा, आपने मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने के लिए। सर देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या इमिग्रेशन है, उनके पास बिल्कुल अख्तियार है, किसी भी शख्स को चेक कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उसका वीज़ा देख सकते हैं, उसकी वैलिड टिकट चेक कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो है वो ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो बेलगाम है बिल्कुल, क्योंकि जो लॉ में, कानून में जो प्रोविजंस दी गई हैं, दो तरीके से किसी भी शख्स को अप्रोच सकते हैं। नंबर 1, या तो उसका नाम ECL लिस्ट के अंदर आया हो, या उसका नाम प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में नाम आया हो। ECL में नाम उन लोगों के होते हैं जिनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस होते हैं, नैब इन्वेस्टिगेशन होती है, या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, या कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं। और PNL जो लिस्ट है उसमें या इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, नैब होती है। अदरवाइज कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर इनमें नाम उनका मौजूद है जो कि प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, उसी सूरत में इनको रोका जा सकता है, जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं। अदरवाइज FIA के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि इनको रोके। तो आप ये समझते हैं कि ये FIA ने या इदारों ने जो कार्रवाई की है, ये खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई है? जी देखें, जो इमिग्रेशन का एक्ट है जो 1979 का है, उसका सेक्शन 8 जो है
वो कहता है कि बड़ा क्लियर, वो कहता है कि हर वो शख्स जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वैलिड है, जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसके पास टिकट वैलिड है, वो बाहर जा सकता है, सब्जेक्ट इसके कि वो नेशनल थ्रेट ना हो। अब नेशनल थ्रेट में जिसको मर्जी लेके आप आ जाए। नहीं तो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है? जो जिन्होंने रोका है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं इस सिलसिले में? वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी ये बाहर चले जाएंगे तो वो स्लिप कर जाएंगे। मेन आर्गुमेंट का ये कि स्लिप कर देंगे, वापस नहीं आएंगे। हालांकि स्लिप करना वो तो एप्रीहेंशन है। इन्होंने सिर्फ जो लॉ के मुताबिक इन्होंने सिर्फ यही देखना है। नहीं, लेकिन एक चीज ये भी देखे ना कि कितने साल हमने ये देखा कितनी बदनामी हुई मुल्क की। एक तो यहाँ से लोग जाते हैं और उसके बाद जो है वो कश्तियों के मामलात होते हैं। यूरोप में जाने वाले इनिशियली तो पाकिस्तान से इन्हीं रूट से जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, फिर वहाँ से यूनान की तरफ कश्तियाँ में वो कश्तियाँ डूबती हैं, पाकिस्तान बदनाम होता है। फिर मक्का मदीना में हर साल हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ी बदनामी है इससे। और आप देखिए ना कि अभी दुबई ने, यूएई ने पाकिस्तानी जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्लो कर दिया है, काफ़ी महदूद कर दिया है। तो ये तो प्रेशर आ रहा है दुनिया की तरफ से। पाकिस्तान के जो इमिग्रेशन लॉज हैं, कवानीन हैं और जो हमारा प्रोसीजर है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। एक लिए लॉ मौजूद है, इसके लिए लॉ जो है वो लॉ मौजूद है ब्लैक लिस्ट का। यानी जो लोग डंकी लगा के जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वहां से डिपोर्ट आते हैं, तो उसके लिए लॉ मौजूद है इमिग्रेशन का कि उनके नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इसीलिए ईसीएल का प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट का लॉ बनाया गया है कि अगर किसी शख्स को रोकना है क्राइम में तो उसको प्रॉपर उसको नॉमिनेट करें। आप एज एप्रीहेंशन किसी को नहीं रोक सकते कि जी हम ख्याल करते हैं कि स्लिप कर जाएगा। लॉ में तो है, बड़ा क्लियर है, यहाँ कानून है या कानून नहीं है। ठीक, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, लेकिन पहले जरा सरफराज ज़हूर चीमा साहब की तरफ चलेंगे। चीमा साहब, आपके पास क्या नंबर्स आ रहे हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते, उनका जॉब प्रोटेक्टर नहीं होता, किस वजह से लोगों को ऑफलोड किया गया है? सर बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे आपने मुझे मौका दिया। सर जब हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं, डिमांड लेके आते हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करके हमें एक परमिशन अप्लाई करते हैं प्रोटेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट के ऑफिस से। परमिशन ग्रांट की जाती है, स्क्रूटनी होती है हर किस्म की। उसके बाद फिर हम वीज़ा इंडोर्समेंट के लिए एम्बेसी रजू करते हैं। एम्बेसी जब हमें वीज़ा इशू कर देती है, फिर उसके बाद प्रोटेक्टर होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, हर किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट जो है। उसके बाद जाके प्रोटेक्टर करके फिर टिकट का इशू आता है, टिकट का स्टेप आता है। टिकट लेके बंदा एयरपोर्ट पे जाता है तो देन फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी जवाब नहीं रह जाता इमिग्रेशन या FIA हुकाम को कि वो किसी को ऑफलोड करें। और ऑफलोड ये करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो डंकीज के इश्यूज आ रहे हैं, ये मोरितानिया और ये वो सारा जो इसके साथ लिंक करते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं दावे से कह सकता हूँ एज आ प्रमोटर कम्युनिटी का नुमाइंदा होते हुए कि कोई भी ये साबित कर दें कि जिसका प्रोटेक्टर और एम्प्लॉयमेंट जॉब लेके जा रहा है वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ हो या उसने डंकी की कोशिश की हो। ठीक है, ये वो लोग जाते हैं डंकीज के रूट को अपनाते हैं, वो खुद FIA उनको प्रोटेक्ट करती है। उनको उस वजह से कुछ 24 के करीब बंदे जो हैं सस्पेंड हुए हैं, ये जो कश्तियों में इन्वॉल्व रहे हैं, जो डंकी को वो कर रहे थे। अच्छा, ये कराची एयरपोर्ट ही क्यों? क्या यहाँ पर ज्यादा लीनियंसी है, यहाँ से ज्यादा लोग निकल सकते हैं, क्या वजह है इसमें? सर उसमें ये है, जब हम कंपटीशन में लेके आते हैं ना, डिमांड लेके आते हैं दूसरे कंट्रीज से, तो उसको हमने रेट को भी देखना होता है कि रेट भी कम रहे। ठीक है, उसमें कराची से तकरीबन 20, 25, 50 हजार तक का टिकट जो है वो लोगों को सस्ता मिल जाता है, इसलिए कराची का रूट इख्तियार किया जाता है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां से कोई आसानी है किसी के लिए। अच्छा जी, नबील साहब, लास्ट 2 सवाल बड़ी प्रिसाइसली मैं पूछूंगा कि अभी तक इस पूरी कार्रवाई में क्या कोई केस सामने आया कि कोई गलत ट्रैवल कर रहा था? एप्रीहेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई वाकई किसी को कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया हो या फिर ऑफलोड किया हो? सर काफी लोग इस तरह के हैं और इवन ये इनका रूटीन बन गया FIA वालों का, ये जिसका दिल करता है उसको रोक लेते हैं। अगर नहीं कॉन्क्रीट मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो जाने वाला 2 नंबरी करने वाला उसको पकड़ाओ, ये मैं कह रहा हूं। सर देखिए वो तो बड़ा क्लियर है, या तो उस पे ब्लैक लिस्ट में नाम होता है, ईसीएल में नाम होता है, या जो मैंने बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिस्ट है
वॉच लिस्ट में नाम उसका होता है, वो होते हैं। या अगर Okay. जैसे उसी पर रोका जाए, अदरवाइज तो लॉ में कोई मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ये क्या बोलते इस प्रीएम्प्टिव अप्रोच के जरिए अभी तक कोई ऐसा केस शायद सामने नहीं आया कि हाँ भाई वो जा रहा था इंटेंशनली, वो ये रूट ले रहा था और यहाँ से जाने के बाद जो है वो डंकी करता या कोई और रूट इस्तेमाल करता, तो अभी तक ऐसा कोई केस। दूसरा ये कि जिन लोगों को रोका गया है, स्पेशली जो उम्रे पे जा रहे थे, एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होती है इस तरह की उससे, तो कोई कंपनसेशन वगैरह हुआ उनके टिकट्स के हवाले से, उनके खराजात के हवाले से, या फिर सीधा घर? सर सीधा घर भेज देते हैं, बिल्कुल दे डोंट गिव एनी कंपनसेशन, और बिल्कुल स्टेट में रिफ्यूज करके ऑफलोड कर देते हैं और उनको सीधा घर भेज देते हैं, किसी किस्म कंपनसेशन पे नहीं करते। नहीं तो वो कहाँ जाएं? कोई सुनवाई नहीं है फिर उनकी लोगों हाँ, की? इसके लिए सर लॉ बनाया गया, इसके लिए दे कैन अप्रोच टू द कंसर्न हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि और उसमें पिटीशन फाइल करे कि हमें जो है ये ट्रैवल की परमिशन दी जाए और हरासमेंट ना की जाए। तो दे हैव द राइट टू फाइल कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन। नंबर 1, अगर उनकी टिकट कैंसिल हो गई है, उनको बिल्कुल रोक दिया गया है, तो दे कैन क्लेम कंपनसेशन थ्रू सिविल कोर्ट, रिकवरी सूट फाइल कर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो लोग कर रहे हैं क्या? जी सर, लोगों ने भी आना शुरू किया है, चूंकि ये काम उन्होंने अभी स्टार्ट किया और बगैर किसी रीजन के सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे काफी लोगों को उन्होंने ऑफलोड किया है। इस पे भी लोगों ने काम शुरू किया और लाहौर हाई कोर्ट में मेरे पास काफी ज्यादा मुकदमा मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें लोगों को बिला वजह ऑफलोड किया गया। तो अभी लास्ट हियरिंग में जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये क्या कानून बन गया है कि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वैलिड टिकट है, लेटर अपॉइंटमेंट, और सिर्फ एप्रीहेंशन के बिना पर आप रोकते हैं। एप्रीहेंशन के बिना पर तो कानून काम नहीं करता, यू नीड सॉलिड ग्राउंड फॉर दैट। ठीक है, यानी महज एप्रीहेंशन की बुनियाद पर कानून का हरकत में आना, और ये बड़ी समझ से बालातर एक अप्रोच है। रादर इसे मज़ाक़-ख़ेज़ भी शायद कहा जाए, क्योंकि आवाम इस तरह के इक़दामात से बड़ी परेशान है और हुकूमत को यकीनी तौर से इन मामलात को संजीदगी से देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज ज़हूर चीमा साहब आपका भी, और नवील जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।